अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के। और इसके अंदर जो है वो पहला सवाल है आपके पास कि ड्रॉ करें एक फ्लो डायग्राम। ठीक है, और उसके थ्रू आपने बताना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस को और डिस्क्राइब करना है उसके वेरियस स्टेप जो कि इन्वॉल्व है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 25-26 पर मैंने रखा है, उसे देख लेते हैं। मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके बेटा, देखें यहाँ पर आपके पास ये केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो टॉपिक दिया हुआ है, आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ हाईली कोरोसिव एंड कलरलेस लिक्विड विद अ विस्कियस टेक्सचर. It is one of the most widely used and important industrial chemical compound due to its वर्सटाइल नेचर एंड यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लेना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव और कलरलेस होता है, जला देने वाला होता है। ठीक है, और कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, चिपचिपा से इसका टेक्सचर होता है। और ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिकल पर्पस के लिए। ठीक है ना, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसकी नेचर वर्सटाइल है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद आपने निशान लगाना है यहाँ से कि सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड वाइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इसके लिए जो एक अमल है उसको क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहा जाता है। और उसके अंदर हमारे पास जो है वो सीरीज ऑफ इसेंशियल स्टेप्स जो है वो, यानी कि कुछ ज़रूरी स्टेप्स एक बाकायदा तरतीब से हम इसमें गुजारते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए। तो अब देखें यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। आपने क्या करना है, आपने ऑक्सीडेशन करनी है सल्फर की, किस में, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर को जो है ना हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अच्छा बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे इसका स्टेप नंबर 1, इसमें हमने करना होता है ऑक्सीडेशन किसका, सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि सल्फर को बर्न किया जाता है एयर की मौजूदगी में और या तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ताकि वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे। अब यहाँ पर आपने जो हेडिंग डालनी है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है। और उसके बाद आपने स्टेप नंबर 1 करके ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ तक रिएक्शन करने के बाद क्या लिखना है कि बाय केमिकल इक्वेशन, हमने ना इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू बताना है। तो केमिकल इक्वेशन इसकी ये है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन, और वो क्या दे देगा, सल्फर का डाइऑक्साइड। इसके बाद आपने दोबारा से यहाँ से मार्क करना है, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस इन सल्फर बर्नर। इसको कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, सल्फर बर्नर के अंदर। इसके अंदर कंटेन कर सकते हैं इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ का मतलब क्या होता है, ये गैर खालिश चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर आर्सेनिक हो सकता है, सिलिका हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। इन तमाम इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, ठीक है, ताकि बनाया जा सके सल्फर डाइऑक्साइड बिफोर एंटरिंग टू कैटालिटिक चैम्बर। अब इसको ये जो डिफरेंट चैम्बर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अभी आपको फ्लो डायग्राम बताऊंगी तो मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर जो है ना इसको फिल्टर करके और फिर उसके बाद इसको जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस है उसके अंदर ट्रीट किया जाता है, दैट इज़ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और फिर ये पॉइजन हो जाता है इन इम्प्यूरिटीज़ की वजह से। और इस तरीके से जो है वो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका कम हो जाता है, सल्फर का ट्राईऑक्साइड के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका स्टेप नंबर 1 को मार्क करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड को जो है हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मजीद इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट यूजुअली वेनेडियम पेंटाऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब क्या करा हमने, हमने जो ये ऊपर बात की है ना कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हम इसको रिएक्शन करवाएंगे ताकि क्या हो, हमें क्या मिले, सल्फर का ट्राईऑक्साइड मिले। तो वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है और ये हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन किया जाएगा। अच्छा, जहाँ पे भी केमिकल इक्वेशन लिखी होगी तो आप उससे पहले लिखिएगा केमिकल इक्वेशन को, और फिर इसके बाद आप इसे बॉक्स के अंदर जो है वो इस तरीके से इनक्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को इनक्लोज कर सकते हो बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड को जब एक्सिस ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैटलिस्ट है आपके पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, और टेम्परेचर देखें 400 to 500 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1-2 है। तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है,
कि सल्फर जो है यहाँ पर 2 थे, अब यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया और 3 सल्फर इसने बना लिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आ जाएगा, दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को बना रहे हैं, मतलब ये कि हम एब्जॉर्प्शन करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का, ताकि क्या मिले, हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल सके, ठीक है। तो इसका मार्किंग आपने यहाँ से करनी है। फिर ये स्टेप शुरू हो जाएगा आपका कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि हमने यहाँ पर बनाया था, इसको ले लेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, ओलियम प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। इसको ओलियम को जो है ना फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज के अंदर भी आता है, ठीक है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ तक आपने बताना है। यहाँ इसके बाद जो है ना आपने फिर इसको, यहाँ तक आपने इसको बताने के बाद क्या करना है, ये केमिकल इक्वेशन आपने लिख देनी है, ठीक है। कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब आपने ट्रीट किया H2SO4 के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ओलियम की प्रोडक्शन हुई। यहाँ पे आके आपका ये स्टेप नंबर 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 को देखें, ये है स्टेप नंबर 4। इसमें क्या करना है आपने, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी कि आपने इसके अंदर डाइल्यूट करना है ओलियम को, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, ताकि सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो सके, आपको मिल सके सल्फ्यूरिक एसिड। तो फाइनली द ओलियम जो हमने लिया था, वहाँ बनाया था पीछे, उसको डाइल्यूट करेंगे हम वाटर के साथ टू ऑब्टेन द डिजायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड मस्ट बी परफॉर्म स्लोली विद कॉशंस, ठीक है। यानी कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट जब करेंगे वाटर के साथ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हो तो क्या होता है कि वो हीट को बाहर फेंकता है, मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाता है। यहाँ पर आपने यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद आपने फिर केमिकल इक्वेशन की हेडिंग डालनी है, ये ओलियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो है ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा सल्फर। अब यहाँ पर आकर सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। एक और एडिशनल हेडिंग मैंने यहाँ पर डलवाई है, प्यूरिटी या प्यूरिफिकेशन डाल सकते हो आप। तो वो क्या हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं किस तरीके से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। फिर ये वाला आप काट दीजिएगा और यहाँ पर डायरेक्टली लिखिएगा कि टिपिकली ये हाईली प्योर होता है, और इसकी कंसंट्रेशन प्योरिटी यानी कि इसकी कितनी होती है, 98% हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हाई प्योरिटी अचीव की जाती है जब हम डिफरेंट प्रोसीजर जब कर रहे होते हैं, तो उसको केयरफुली जो है कंट्रोल के साथ जब करते हैं तो हम प्यूरिफिकेशन स्टेप को फोकस करते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली प्योर हमें कंसंट्रेशन फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपको उन्होंने कहा है कि आपने फ्लो डायग्राम के थ्रू बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस आपने बना लेने, और फिर इनके अंदर आपने 1 बाय 1 जो ये आपने स्टेप्स यहाँ सारे स्टेप्स किए ना, वही आपके 1 बाय 1 यहाँ आएंगे। देखिए कैसे, ये आपके पास हो गया पायरेट बर्नर, इसके अंदर जो है वो एयर यहाँ से इंसर्ट किया आपने, ठीक है। सबसे पहले हमने यही किया था ना कि हमने एयर इंसर्ट की थी, देखिए सल्फर के साथ क्या किया था, हमने एयर को इंसर्ट किया था, तो यहाँ पर सल्फर है, इसके अंदर एयर इंसर्ट की। उसके बाद हमने क्या किया, डस्ट फिल्टर, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना कि इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, इसकी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डस्ट फिल्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला चैम्बर, थर्ड चैम्बर आ गया। यहाँ पर क्या है, वॉशिंग टॉवर है, यहाँ पर देखें H2O की प्रेजेंस में यहाँ पर इसको वॉश किया जाएगा, ठीक है। वॉश करने के बाद क्या होगा, ये अगले बर्नर में आ जाएगा, यहाँ पर इसको क्या करा रहा है, ड्राई करवा रहा है, ये ड्राइंग टावर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे दैट इज कॉन्टैक्ट टावर। इसके बाद मजीद इसके ऊपर शावर किया जा रहा है, देखो H2SO4 को, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको लास्ट में वाटर के साथ ट्रीट करवाया, और यहाँ पर आपको प्योर H2SO4 मिल गया। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ कास्टर कर्नल सेल। आपको कास्टर कर्नल सेल को जो है एक्सप्लेन करना है, उसकी डायग्राम बनानी है, और ये बताना है कि किस तरह से कास्टिक सोडा ऑब्टेन किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर पेज नंबर 14 15 पर है, वहाँ देखते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर सबसे पहले आपने हेडिंग कौन सी डालनी है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ हाईली वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड केमिकल कंपाउंड। इट इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कॉज बर्न एंड डैमेज टिश्यूज सिवियरली, ठीक है। यानी कि इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, और ये केमिकल कंपाउंड है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वॉशिंग वगैरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ना डैमेज कर देता है टिश्यूज़ को, बहुत ज़्यादा बर्न कर सकता है। यहाँ तक आपने इसकी सिर्फ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से सेकेंड पॉइंट अपना स्टार्ट करना है किसके बारे में, कास्टिक सोडा, और यहाँ पर आपने हेडिंग डाली है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। कास्टिक सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इन अ स्पेशली डिजाइन सेल नोन एज कास्टर कैलनर सेल। यहाँ तक लिखेंगी कि इसको एक स्पेशली डिज़ाइन सेल के अंदर जो है प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसे कास्टर कैलनर सेल कहते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपने हेडिंग डाली कंस्ट्रक्शन की, ये मैंने यहाँ से करके ना यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि आपने हेडिंग डाली कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि सेल किस तरीके से बना हुआ होता है कि सेल कंसिस्ट ऑफ अपर, उसके ऊपर का एक डिज़ाइन होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो एक रेक्टेंगुलर वेसल होता है, और जो है वो लोअर पाइप, उसका लोअर जो नीचे होता है वो पाइप लाइक पोर्शन होता है, ठीक है। इन द अपर पार्ट देयर आर टाइटेनम ब्लॉक्स विच आर सबमर्ज इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये टाइटेनम के ब्लॉक्स होते हैं जो कि सबमर्ज हुए हुए होते हैं, मतलब डूबे हुए होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन किसके, यानी कि पानी के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाकर उसके अंदर इसको डिप किया हुआ होता है, और ये यहाँ पे एज ए एनोड काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि लोअर सेक्शन जो होता है उसमें फिल किया हुआ होता है मरकरी, जो कि सर्कुलेट कर रहा होता है कंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ पंप। यहाँ पर ये लोअर सेक्शन है, यहाँ पर मरकरी जो है इस पंप के थ्रू जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। ये मरकरी इस पंप के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है इस पंप के थ्रू। तो यहाँ पर आपने बता दिया इसको, और ये सर्व कर रहा है एज अ कैथोड, ठीक है। यहाँ पर आपने आकर ये पूरा पार्ट यहाँ तक लिखना है कि अपर पार्ट ऑफ द सेल कनेक्ट होता है लोअर पार्ट से बाय ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट का चैम्बर होता है जिसे हम डिन्यूडर कहते हैं, वो ये रहा। और यहाँ पर सेपरेशन होती है किसकी, सोडियम फ्रॉम अमेलगम टेक प्लेस। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर हम इसकी वर्किंग देखेंगे। आप हेडिंग डालोगे वर्किंग की, और यहाँ पर आपने मार्क करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की हेडिंग डालनी है आपने। अब क्या लिखा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है आपके पास सोडियम क्लोराइड का, वो ऊपर वाले पोर्शन में होता है जिसके अंदर जो है वो सोडियम के आयोन्स होते हैं और क्लोराइड के आयोन्स होते हैं। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है कि जो क्लोरीन के आयोन्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टाइटेनम एनोड की तरफ, और वहाँ से जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरीके से फिर क्या होता है कि क्लोरीन गैस लिबरेट होने लगती है, मतलब बाहर निकलने लगती है इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, और फिर उसे जो है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर देखिए आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये बात दिखा दी गई है कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन जो है उसने अपने आप को देखिए यहाँ पर ये Cl2 बना लिया। अब यहाँ पर OH आइन के लिए दोबारा से आपने लिखना है पॉइंट के OH आइन जो होते हैं वो वाटर से वो सेपरेट होते हैं, और ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब ये टाइटेनम के एनोड तक आते हैं। और इसके लिए फिर केमिकल रिएक्शन आप ये वाला लिख लोगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमेलगम, ठीक है। अब सोडियम आयोन्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड डिस्चार्ज ओवर मर्करी सरफेस वेयर एन अमेलगम ऑफ Na और ऑब्लिक लगा के Hg अमेलगम अलॉय है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन आपके पास यहाँ आ जाएगा। और ये जो सोडियम है, देखो सोडियम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने अपने आप को रिड्यूस कर लिया है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो सोडियम आयोन्स है दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है मरकरी की सरफेस पर, जहाँ पर अमेलगम ऑफ NaHg अलॉय की शक्ल में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये इस केमिकल रिएक्शन की आपने हेडिंग डाल दी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ NaOH है। अच्छा देखो यहाँ पर दो रिएक्शन है, एक पहले सोडियम का अकेले और फिर उसके बाद सोडियम का अमेलगम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फॉर्मेशन ऑफ NaOH की हेडिंग डाल दी। यहाँ पर आप क्या करते हो कि अमेलगम जो है ना वो इज देन सेंड टू, कहाँ पे इसको भेज देते हैं, डिडरर पे भेज देते हैं, जहाँ पर सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और उसके नतीजे में क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर सोडियम अमेलगम ने रिएक्शन किया वाटर के साथ, और फिर यहाँ पर आपको पता है कि ये जो वाटर है ये H और OH में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा कि ये सोडियम आकर रिएक्शन बनाएगा किसके साथ, OH के साथ, ठीक है। तो जिसके नतीजे में यहाँ पे क्या बन गया, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, H2 गैस अलहदा हो जाती है और अमेलगम जो है वो अलहदा हो जाता है। और फिर ये जो है ना, ये इसी प्रोसीजर के अंदर इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से लिखना है कि द मरकरी इज रिसाइकल टू डिजोल्व मोर सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड फॉर मार्केटिंग। यहाँ पर आकर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब इसको ये देख लेते हैं कि इसमें जो डायग्राम के थ्रू आपको एक नज़र वो भी समझा देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस डायग्राम को समझते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये डायग्राम जो है ना, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये अपर पार्ट है इसका और ये इसका लोअर पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा ऐसे सर्कुलर शेप में आया हुआ है, स्क्वायर शेप में। तो ये जो है इसके अंदर क्या, मरकरी फ्लो कर रहा है, और मरकरी जो है वो यहाँ पर एज अ कैथोड काम कर रहा है। यहाँ पर टाइटेनियम की प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि एनोड के तौर पे काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से जो है वो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, ब्राइन जिसको कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, वो यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया जाता है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है टाइटेनियम के साथ, तो उस सूरत में फिर यहाँ से क्लोरीन जो है ये बाहर निकल आता है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ सोडियम है वो आ जाता है, फर्दर रिएक्शन करता है, यहाँ पर आकर एक और आयोन्स को अपने साथ जोड़कर उसका मेटल बनाता है सोडियम का, और फिर ये इस तरह से लोअर पार्ट के अंदर इस ड्यूडेनर में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद देखो, यहाँ पर ग्रेफाइट के ब्लॉक्स मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है बेसिकली वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसे सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर जो है मरकरी है जो कि एज अ कैथोड फ्लो कर रहा है मरकरी पंप से। तो मरकरी जब उसके साथ रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम अमेलगम बनाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको दोबारा से रिसाइकल करके यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पर आपका आंसर ये कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपने बैलेंस इक्वेशंस बनानी है फॉर द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस, ठीक है। द फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि पीस ऑफ एल्यूमिनियम को हमने डिप करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं रिएक्शन को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने एल्यूमिनियम को लेना है। तो एल्यूमिनियम प्लस आपने क्या किया, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर ले लें H2SO4, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि सल्फेटो आइन है, तो सल्फेटो आइन जब ब्रेक होता है तो इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर -2 का चार्ज होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो होता है ना वो +3 होता है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन बनाएगा तो इसकी वैल्यू जो ऊपर, इसके जो नंबर ऊपर होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Al और SO4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको पता है जब एसिड टूटता है तो आप क्या बनाते हो, वाटर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वाटर आ गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सल्फ़र का डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम 2 है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम के कर देने हैं 2, ठीक है। उसके बाद हमने करना है इसको बैलेंस। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर कितना है आपके पास 12, 1 13 और 15 16 14 15 ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 3 2 6, यहाँ पर हो जाएंगे, और 6 हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर हाइड्रोजन अब हो गया यहाँ पर 12, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को लगा देंगे 6। तो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे रिएक्शन में देखें वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फेरिक क्लोराइड को आपने मिक्स करना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपको पता है किसको कहते हैं, NaOH को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl3 प्लस NaOH, इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे
तो होगा क्या कि देखो OH जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पर Fe क्या है, ये पॉजिटिव है। और इसी तरीके से क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नेगेटिव है और Na क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ, और ये वाला जो है ये इधर से इसके साथ आके रिएक्शन करेगा। तो अब जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बना के देगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बना के देगा FeOH, ठीक है, FeOH बना के देगा। और फिर क्या हो जाएगा कि OH के ऊपर तो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो है Fe, इसका चार्ज हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास बनेगा NaCl। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 NaCl यहाँ पर हो जाएंगे, और इसी तरीके से हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3। तो यहाँ आपके पास दूसरी बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन नंबर 3 को करते हैं। रिएक्शन नंबर 3 में कह रहे हैं कि सोडियम को बर्न करें एक्सेस ऑफ एयर के साथ। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से करना है। सोडियम आपने लिया, ठीक है, और इसको आपने बर्न किया है एक्सेस एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। तो ये तो सीधा सीधा रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये देखो सोडियम और ऑक्साइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये होता है -2, तो ये इसके नीचे चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए इसको लगाएंगे हम यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होती है। इसके बाद हम लोग आएंगे चौथे नंबर पर। उसमें हमें कह रहे हैं कि मैग्नीशियम को हीट करें विद नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम को हमने हीट करना है किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम को हीट करेंगे नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन क्या बनता है कि देखो यहाँ पर यील्ड करेगा। अब मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 का चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये दोनों अपने आप को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि इसका वाला 3 जो है वो नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगा और नाइट्रोजन के पास जो 2 है वो इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा कि मैग्नीशियम 3 और नाइट्रोजन 2, ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, चौथा। अब इसके बाद रिएक्शन नंबर 5 पर आएंगे, और वो आपको कह रहा है कि पोटाशियम इज पुट इनटू इथाइल अल्कोहल, ठीक है। पोटाशियम को आपने पुट किया है किसके अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा लंबा रिएक्शन होगा। देखो पोटाशियम पहले लिखा, ईथा का मतलब क्या होता है कि 2 कार्बन, ठीक है। तो आपने इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5 और OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर आपने रिएक्शन कराया। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना, ये पोटाशियम इस हाइड्रोजन को आके रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, यहाँ पर C2H5OK बना देगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। जब हम इसको बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाएगी अपना। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ पर सॉरी कार्बन हमारे पास यहाँ पर 4 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 लगाया, और फिर यहाँ पर हमने पोटाशियम की वजह से यहाँ पे 2 हो गए ना पोटाशियम, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। और अब हम लास्ट करेंगे। लास्ट हमारे पास क्लोरीन गैस को पास करें थ्रो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं लास्ट वन को। क्लोरीन गैस है, ठीक है, तो आपने लिखा क्लोरीन, ठीक है। इसको आपने NaOH कास्टिक सोडा यहाँ पर, और इसके साथ आपने रिएक्शन करवाया, ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। तो होगा क्या, NaCl की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अलावा NaCl हमने यहाँ पर बना दिया प्लस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास NaClO3 और प्लस H2O, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 क्लोरीन लगाएंगे, 3 क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पर 1 क्लोरीन, अच्छा यहाँ पर 2 क्लोरीन। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर अगर 5 लगाते हैं तो ये 5 हो जाएगा NaCl, तो एक यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ पर हम 6 NaOH लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 3Cl2 6 NaOH, और दूसरी तरफ आया हमारे पास 5 NaCl, फिर NaClO3, और यहाँ पर हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं, ये 6 है, यहाँ पर 2 हैं, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे,
तो ये बैलेंस हो जाएगा 3 2 6 पर। ठीक है, ये लास्ट वन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बेटा आप यहाँ पर देख लीजिए और चाहें तो इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो जिसमें हमसे पूछा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, तो उसको भी मैंने मार्क कर दिया, उसे देखते हैं। जी बेटा, यहाँ पर आप देखें कि आपको ब्लीचिंग पाउडर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो आपका यहाँ पर पेज नंबर 17 और 18 पर है इसका आंसर। अब ब्लीचिंग पाउडर को आप यहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे अपनी बुक में। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस नाम से जाना जाता है। वो जाना जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से। ठीक है, और ये केमिकल कंपाउंड है, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। यहाँ तक आपने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग इसकी डालनी है, और नेक्स्ट हेडिंग आप इसकी डालेंगे, जी इसकी नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे यहाँ से, दैट इज़ प्रिपरेशन। कमर्शियली जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है हेंसल क्लेवर प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फिर ये आपने बस यहाँ तक लिखना है, आगे से काट देना है। फिर आपने लिखना है प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या है कि ड्राई स्लेक लाइम जो है इसको लेड इनटू, इसको लेके जाया जाता है किसके अंदर, हेंसल क्लेवर प्लांट के अंदर, जहाँ पर जो है फ्रॉम द मोस्ट अपर सिलेंडर। ठीक है, द स्लेक लाइम इज मूव्ड फॉरवर्ड बाय रिवॉल्विंग ब्लेड्स। इसके अंदर जो है ना वो स्लेक लाइन को जो है मूव किया जाता है, बड़े बड़े ब्लेड्स इसके अंदर घूम रहे होते हैं, रोटेटिंग शाफ्ट होती है। इसके अलावा क्लोरीन गैस जो है वो इसके अंदर से पास की जाती है, जो कि लोअर सिलेंडर से आती है, और वो क्या करती है, वो लोअर सिलेंडर से अप की तरफ राइज होती जाती है। ठीक है, जब वो रिएक्शन करती है स्लेक लाइम के साथ तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है, ये रिएक्शन है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे क्या है, क्लोरीन गैस। तो क्या होगा कि ये जो है हाइड्रोजन यहाँ से एक्सचेंज कर लेगा खुद को किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और उसके साथ साथ वाटर रिलीज करेगा। इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर आके जो है आपकी दूसरी हेडिंग खत्म होगी। यहाँ पर आपने केमिकल इक्वेशन की हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है, और इसके बाद उन्होंने इसके दो रिएक्शंस मांगे हैं। एक रिएक्शन मांगा है इसका वाटर के साथ, और दूसरा रिएक्शन उन्होंने मांगा है इसका एसिड के साथ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि रिएक्शन विद वाटर, और फिर लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को जो हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एंड हाइपोक्लोरस एसिड को। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, और ये इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर ब्लीचिंग एंड सैनिटाइजिंग के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला आपका क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोरस एसिड का, ठीक है, हाइपोक्लोराइड का, और ये जो है बेसिकली ये ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके साथ जब वाटर को ऐड किया तो क्या हुआ कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना और HOCl बना। तो HOCl क्या है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप आए यहाँ पर, अगला आपने कहा कि क्वेश्चन के मुताबिक रिएक्शन विद एसिड आपने देखना है। तो रिएक्शन विद एसिड की जब बात करेंगे तो इसमें आपने ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसके नतीजे में प्रोड्यूस करके देगा आपको कैल्शियम क्लोराइड और इसके अलावा क्लोरीन गैस। ठीक है, अब कैसे, देखो आपके पास यहाँ पर आपने क्या रखा, ब्लीचिंग पाउडर रखा, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, और फिर उसके बाद इसको आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाया। अब देखो Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव, और ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया कैल्शियम ने, तो इसने यहाँ पर क्या बना दिया, आपको बना के दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर वाटर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर आपने मार्क किया, और ये आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, discuss the group trend of atomic radii, ionization energy and electronegativity of alkali metal। तो इसका आंसर है बुक के पेज नंबर 5 पर, सॉरी पेज नंबर 3 पर। तो यहाँ पर देखें मैंने मार्क कर दिया है एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या है, कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक शेल होता है उससे लेकर न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम उसका एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आ गई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो, जो नीडेड हो रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, इन द गैसियस फेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और थर्ड जो इन्होंने मांगा है वो इन्होंने मांगा है
आपसे अल्कली मेटल्स को देखते हुए कि अल्कली मेटल का आपने बताना है इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से जो है हम इसे मार्क करेंगे, ये देखें यहाँ से, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आ गई। इट इज़ अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेगेटिविटी मत का मतलब क्या है, चार्ज का आ जाना, नेगेटिव चार्ज का आ जाना। नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जब वो गेन करता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि टेंडेंसी यानी कि एक ऐसी सलाहियत एटम की जिसमें वो अट्रैक्ट कर सके अपने पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो शेयर कर रहा है तो इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्वेश्चन के आंसर में लिखी थी यही चीज़ आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A की, उसमें क्या होता है, हमें एक रेगुलर डिक्रीज नज़र आता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप के अंदर। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है बेटा कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होता जाएगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इंक्रीज़ हो जाएगा एटॉमिक रेडियाई के अंदर, और वो इंक्रीज़ जो है वो कॉज करता है एटम की सलाहियत को डिक्रीज़ कर देता है, उसकी सलाहियत को डिक्रीज़ कर देता है। किस चीज़ की सलाहियत को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसकी डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वो जो है अट्रैक्ट मज़ीद एटम्स को अपने पास नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये आपका ट्रेंड है, यहाँ पर आपकी जो है वो डिटेल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।